दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही थी क्लास 6 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की जो साइंस है उसका चैप्टर 4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 में। जिसका टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है, तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। हमने देखा होगा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियों में रंग, गुण सब भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर की हम वस्तुओं को यदि हम देखें तो कुछ गोल आकृति की वस्तुओं को हम पहचान सकते हैं। आप पहचानने की कोशिश करें। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इस इसमें सेब, संतरे, घड़े और जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में सूचीबद्ध किया था। तो फ्रेंड्स, गोल आकार की वस्तुएं जो लगभग खाने योग्य हों, तो हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई हो उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो जाएं, जो कि हमने अभी अध्याय 1 में करे थे। मान लीजिए प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहें, जैसे बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ, इसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं को भी इस समूह में स्थान मिल सकता है। ये सब प्लास्टिक की वस्तुएं हो जाएगी। अतः इन वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उन आधार पर बांटा। मतलब देखें, जैसे यहाँ पर एक जो वॉलपेपर दिख रहा है, इसमें हमने बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई, कोई लोहा, मतलब कोई ताला रखा है, कोई डॉल रखी हुई है, कोई कांच का ग्लास है, कोई प्लास है, कोई यहाँ पर सीडी वगैरह है, कोई ग्लव्स है, यहाँ पर ये सीडी रखे हुए हैं, ये मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर टिफिन बॉक्स है, कुछ कपड़े हैं, इस तरह की वस्तुएं हैं। हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक प्रकार पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये सभी पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, सुई, कागज, पंख या मृदा हो सकते हैं। क्या आप इन सभी पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? चलिए एक्टिविटी 1 में देखते हैं क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सकती है वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और इनमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में आने वाली या होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से या विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में इसके पास हमारे पास क्या होगा, जैसे चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, झाड़न, हथौड़ा है, कील है, साबुन है, पहिए का आरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इनको वन बाय वन क्लासीफाई करना सीखेंगे, जैसे बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज या लकड़ी से बनी है। इस प्रकार इन सभी वस्तुओं को हम दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज या लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, मतलब और ज़्यादा हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची के अनुसार हम बनाते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी उसको पहचानने का हम प्रयास करते हैं। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। तो
तो एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना एक कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में हम पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक या अभिभावकों से विचार विमर्श भी कीजिए। तो वस्तुएं और पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे देखो प्लेट, ये इस्पात से बनी है, कांच से भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है, या कोई मिट्टी की हो सकती है। पेन प्लास्टिक या धातु के बनते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने को क्लासीफाई करना है। अब देखते हैं, बूझो ये जानना चाहता है कि क्या यह पता लगाया गया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। अनेक, जैसे अब आप देखें कि प्लास्टिक से कोई एक ही प्रकार की वस्तुएं थोड़ी बनती है, अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनती है। अब क्रियाकलाप 2, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की लिस्ट दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ हम इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में हमें विचार करना है, जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध करना है। अब इन सारणियों से हमें क्या पता लगता है? हमने वस्तुओं को कई ढंग से इन समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने ये पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी है। कई बार क्या होता है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब देखें, जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इनके पहिए, अनेकों वस्तुएं बनती। कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, अनेक प्रकार के। वैसे चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, ये सब चीजें। अब जैसे चमड़ा से क्या क्या बनता है, अब मैं जैसे एक उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बेल्ट लिख सकते हैं, पर्स लिख सकते हैं। चलिए देखिए, प्लास्टिक में हम बहुत सारी, मैंने जैसे यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक में लिख दिया, जैसे बाल्टी लिख दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्टी आ गया। ठीक है, तो रुई, रुई का मैंने लिख दिया, सपोज यहाँ पर रजाई है ना। ऐसे आप बहुत सारे सब्सटेंस पदार्थ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वस्तु क्या है, एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पदार्थ से जब एक वस्तु बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक वस्तु अनेक पदार्थों से भी मिलकर बनती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तु बनाई जा सकती है। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी वस्तु की किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या चाहिए। जैसे पदार्थों के गुण से हम लोग ये बात डिसाइड करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अब अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ हमने कुछ प्रयोग किए थे, है ना। याद करो उन्हें। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे, तो क्या हमारा यह कार्य हास्यास्पद प्रतीत नहीं होता? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या अन्य कोई पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, ये जो गर्ल्स है, या अब ये कांच का गिलास है या स्टील का गिलास है, उससे देखो कपड़े में पानी भरने का प्रयास कर रही है, तो ये पानी बेकार हो जा रहा है ना। ठीक है, तो देखें, तो उस पदार्थ के गुणों और तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर यह निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम कुछ नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। अब एक क्रियाकलाप 3 देखते हैं। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चौक के टुकड़े आदि को एकत्रित करो। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कर लो। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखो
है ना। जैसे मतलब समझ सपोज करो कि हमारे पास एक वस्तु है, उसको यहाँ बीच में से काटो, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में से जो निकलेगा भाग यानी इस तरह का, उसके सरफेस को देखो, सतह को देखो, चमकीले भाग को। क्या आपने पाया कि इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों की श्रेणी में या समूह में सम्मिलित कर लो। क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या धुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ भी कर सकते हैं, करो। जैसे देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो काटना जरूरी है, वरना क्या ऊपर से वो पेंट होता है, तो पेंट से उसके गुणों का हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो हमने एक लोहे का पाइप यहाँ से काट दिया, ठीक है। इस तरह से हमें काट के देखना है कि चमकीला भाग है ना। अब क्या होता है कि धुतीवाने ने चमकीली और धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाई, जो चमकीले हैं, जो चमकीले नहीं है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धुतीवान है या नहीं, मतलब उनमें चमक है या नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है, चमक होती है, वे सब प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतीहीन दिखाई देने लगती है, यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है, मतलब जो वो एकदम उनमें चमक खत्म हो जाती है। ऐसा उन पर वायु या नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है या धुती दिखाई देती है। जब किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातुओं की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें क्या कोई चमक है या नहीं है। चलिए अब कठोरता देखते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते तो उसमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। धातु की एक चाबी लो तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, उनको कोमल पदार्थ कहते हैं ना, क्योंकि उनमें से आसानी से टूटने लगा कुछ पदार्थ। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अब स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, खुरदुरापन होना, चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब आप देखें, मतलब नीचे अब एक प्रैक्टिकल भी इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्रियाकलाप में अब देखते हैं कि विलेय या अविलेय ये सब पदार्थों के गुण हैं। ये क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विडोलित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अब प्रेक्षणों को मतलब इसके अनुसार नोट करो। तो फ्रेंड्स देखें, अब हमने यहाँ पर 2 बर्तन लिए, इसमें देखो एक यानी एक बीकर में एक पदार्थ घुल रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जैसे नमक। अब नमक क्या है, यहाँ पर नमक तो इसमें पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। चीनी भी क्या हो जाएगी, मतलब जो घुल जाएगी, तो मतलब ये क्या है, विलेय है, ठीक है। यहाँ पर बालू, ये क्या होगा, ये अविलेय होगा क्योंकि ये नहीं घुल रहा है, ठीक है। अब जैसे चाक पाउडर है, ये अल्प विलेय है ना, इसको हम बोल सकते हैं अल्प विलेय, क्योंकि सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है। लकड़ी का बुरादा, वो भी क्या रहेगा, अविलेय रहेगा, वो थोड़ी घुलेगा इसमें, है ना, ठीक। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं फ्रेंड्स। आप यह पाओगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते।
तथा काफी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ जल में अविलेय रहते हैं। चूंकि जल में बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों मतलब विभिन्न कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। कई प्रकार के जल में द्रव विलीन हो जाते हैं ना, जैसे दूध हो जाता है, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल या नारियल का तेल, मिट्टी का तेल या अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए, अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विडोलित कीजिए। ठीक है, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है, यह अपने को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ए वाला है ये भली भांति मिश्रित हो जाता है और कुछ नहीं होता। ये अलग अलग ऑयल की अलग लेयर है, पानी की अलग लेयर है। ठीक है, अब जितने अधिक द्रव उपलब्ध हो सके उन सभी के लिए इस प्रयोग को दोहराना है और हमको इस सारणी में लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वो अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे तेल वगैरह मैंने आपको बताया कि वो नहीं घुलते। अब यहाँ पे सिरका इन्हें जो नींबू से निकलता है ये मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और सरसों का तेल ये क्या होता है? मिश्रित नहीं होता, ये अमिश्रित बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर अमिश्रित। ठीक है, नारियल का तेल, सभी प्रकार के तेल क्या रहते हैं? अमिश्रित ही रहते हैं, ये याद रहेगा। ठीक है, और केरोसिन भी नहीं घुलेगा। चलिए, बूझो यह सुझाव देता है कि हमें ये जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था वे जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल पेट्रोल में, डीजल में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं। तो पहले ये जानने के लिए उत्सुक है क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है? बिल्कुल सही, क्योंकि जल में देखो अनेक जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं ना, हवा लेते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुल जाती है। तो कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जीव जंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब तभी जीवित रहते हैं वो। अब वस्तुएं जल में तैर सकती है या डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 में देखो, अब करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर ही क्या बना लेते हैं? परत बना लेते। देख रहे हैं ये यहाँ पर, ये अलग अलग, ये देखो कुछ नीचे बैठ गए, कुछ ऊपर चले गए। तो जो आकर तैरने लगे और अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है कि बहुत से उदाहरण हम देखते हैं कि जिनमें पदार्थ जल में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं। जैसे किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आपने तालाब में फेंक देते हो, शहद की कुछ बूंदे आप गिलास के जल में डालते हैं, तो इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले या जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण लो। उदाहरण 2, और अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं या डूब जाते हैं। देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं ना। जैसे लकड़ी पानी में तैर जाती है, रबर तैर जाती है, लेकिन पत्थर डूब जाता है, कांच डूब जाता है, लोहा डूब जाता है। पारदर्शिता देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी। आपने लुका छुपी के खेल भी खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करो जहां आपने खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना बताओ? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे में देखकर आपको पता लगा लेगा ना। तो क्या है, उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो सब पारदर्शी है। जैसे कांच है, जल है, वायु है और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार
बिस्किट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में ही रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोई भी आसानी से उसे देख सके, है ना। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो हमारा भूजो है ये प्रयास कर रहे हैं किसके आसपास में दिखता हूँ। देखो कांच में दिख जाता है, ये अपारदर्शी है ना, ये अर्धपारदर्शी भी है, ताकि खरीदार इन वस्तुओं को आसानी से खरीद सके। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये कांच की मतलब बर्नियां है ना, ये पॉट्स बने हुए, इसमें आसानी से दिख जाता है क्या रखा है, नहीं तो हर किसी को खोल खोल के देखना पड़ेगा। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डब्बे या धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के पदार्थों या वस्तुओं को पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तुओं में यानी समूहित कर सकते हैं ना, उनको क्लासिफाई करना है। क्रियाकलाप 6 देखते हैं, ठीक है। कागज की एक शीट लो, इनमें से होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखो। इस संबंध में आपने प्रेक्षण को नोट करो। कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने के तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाओ। कागज के उस भाग में जहां पर तेल फैल जाता है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखो, मतलब उसके आर पार देखने का प्रयास करो, कहीं बल्ब में या सूरज की रोशनी में। अब आप क्या देखते हैं, आप ये देख पाते हैं कि कोई बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दिया, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ हो जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी कहते हैं, है ना, यानी अल्प पारदर्शी। तो कागज पर लगे तेली धब्बों को याद करो, जिनका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारदर्शी ही था। क्या पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर हम सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी समूहों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली के ढकने का प्रयास सुझाव देती है। तो टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर जब प्रेक्षण करती है, तो वो ये जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो थोड़ा बहुत तो लाइट हमारे हाथों में से दिखने लगता है, मतलब जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, मतलब नसें हैं, उनमें से क्या होता है कि थोड़ा बहुत लाइट पास हो जाता है ना, पारभासी है ना। तो हमने ये सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है, इनके जल या अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न होते हैं, और वे जल में तैर सकते हैं या डूब सकते हैं, या पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अब घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उनके गुणों में किसी भी प्रकार के पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है, और इसके विषय में हम और अधिक अध्ययन हाई क्लास यानी ऊंची क्लासों में भी करेंगे। चलिए कौन कौन से थोड़ा सा कीवर्ड्स आए थे। प्रमुख शब्द कठोर, अविलेय, चमकीला, धुतीमय पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, खुरदुरा, रुक्ष, विलेय, पारभासी और पारदर्शी, ये नए शब्द आए थे ना इस चैप्टर में। और सारांश क्या है फ्रेंड्स?
कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है या उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं, अन्य चिकने होते हैं। कुछ पदार्थों को स्पर्श करने पर वो कठोर लगते हैं और तो कुछ कोमल लगते हैं। ठीक है। कुछ पदार्थ जो है जल में विलेय होते हैं और कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ लकड़ी जैसे अपारदर्शी होते हैं और कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब रह गए इसके हमारे कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस। तो बताना है लकड़ी से बनाई जाने सकने वाली कुछ 5 वस्तु। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके घरों में है, जैसे कुर्सी है, मेज है, बेलन है ना, खिलौने हैं। आप तो हजारों लिख सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आप तो अपने आसपास जो है डस्टर है, ये इनसे बनी है ना। अब क्या करना है कि इनमें से चमकदार वस्तुओं का अपने को चयन करना है। तो चमकदार तो देखो स्टील है ना, और कांच की थाली वो भी नहीं है शायद, है ना, केवल एक ही है यहाँ पर तो। ठीक है। तो ये प्लास्टिक का खिलौना नहीं चमकता, सूती, और वैसे मान भी ले थोड़ा बहुत, कांच की थाली मान ले, है ना, वैसे आर पार दिखने वाली तो नहीं चमकेगी। अब उन पदार्थों को पृथक करना है जिन्हें उनसे बनाया जा सकता है, और वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी है या पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी हालांकि किया जा सकता है। अपन तो 1 to 1 चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब देखें यहाँ पर जो पुस्तकें कागज से बनती है, ग्लास जो है नॉर्मली कांच से बनता है, कुर्सी जो है लकड़ी से बनती है, खिलौना जो है प्लास्टिक से बनता है, जूते चमड़े से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखना है हमें सत्य असत। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, बिल्कुल गलत है ना। उल्टा लिख दिया, पत्थर अपारदर्शी और कांच पारदर्शी। नोटबुक में चमक होती है जबकि रबर में नहीं होती। अब नोटबुक में चमक तो बिल्कुल नहीं होती, ऐसा तो है नहीं, है ना। अगला, किताबों में तो चमक नहीं होती क्योंकि वो कागज के बनते हैं। चाक जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल नहीं, अल्प रूप से होता है, पूरा नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सही है ना, ऊपर तैर जाता है, तभी तो नाव लकड़ी की बनती है। चीनी जल में विलीन हो नहीं होती, बिल्कुल नहीं, जबकि चीनी तो पूरी तरह से विलीन हो जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणी है, बिल्कुल नहीं है, तेल और जल अलग अलग परत बनाते हैं। बालू रेत में निस्संदाती हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, अल्प रूप से विलय होता है, लेकिन हम मान लेते हैं हो जाता है। अब अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ वस्तु पदार्थों के नाम हैं, आपको इसको क्या करना है कि समूहित करना है, गोल आकृति वाले या अन्य आकृति वाले। अब गोल के लिए अपन क्या करेंगे, मैं गोल के लिए यहाँ पर गोला बना देता हूँ। ठीक है। जैसे बास्केटबॉल गोल होती है, संतरा गोल होता है, और ग्लोब भी गोल है, सेब भी गोल है ना, मिट्टी का घड़ा भी गोल है। ठीक, ये हो गया, बाकी तो अलग दिख ही रहे। अब खाद्य पदार्थ, अब खाने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं इसको मतलब इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ, खाने योग्य। तो खाने योग्य में संतरा, चीनी, सेब, है ना, ये सब खाने योग्य है। ठीक है। खाद्य या जल भी मान लो, बाकी तो सब अखाद्य है। अब आप ये बताओ, जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं जिनकी सूची बनाना है। अब जल में तैरने वाली तो एक मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लकड़ी और रबर। ठीक है, ये मेन है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब जांच कीजिए कि क्या ये वस्तुएं तेल या मिट्टी के ऊपर तैर सकती हैं। हाँ, लकड़ी और रबर ये मिट्टी के, तेल के या कोई भी लिक्विड के ऊपर तैर जाती है क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित समूहों में मेल ना खाने वाला ज्ञात करो। अब देखो, अब आप कौन सा है, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब इसमें क्या है, देखो कुर्सी, पलंग, मेज ये सब धातु की, बच्चा थोड़ी धातु का है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सब
किसके नाम है? फूलों के नाम। नाव थोड़ी फूल है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब धातु है, रेत धातु नहीं है। चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। तो देखो, चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये सब जल में घुलनशील है, रेत नहीं है। और रेत वैसे भी क्या है? सॉलिड है। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारा ये जो है चैप्टर एंड होता है। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े, इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो मेरे अगले आने वाले वीडियो तक थैंक्स अ लॉट।